नमस्कार बच्चों। आज हम 11th के मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। मेन मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी मेन था, बट वो एक एसेंशियल टूल था जो हर किसी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज होगा। जैसे लॉग पढ़ा, इनइक्वलिटी पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा। अभी आप देखना, जैसे मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके अंदर भी लॉग आपको यूज होगा, इनइक्वलिटी यूज होगी, वो सारी चीजें हर चैप्टर में यूज होती है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रोग्रेशन। और इसको एक नाम बोला जाता है सीरीज एंड सीक्वेंस। इसके दो नाम है बेटा, इसको प्रोग्रेशन भी बोला जाता है और इसको सीरीज एंड सीक्वेंस भी बोला जाता है। इस चैप्टर को आपने 10th में इसका एक पार्ट पढ़ रखा है, एपी, जिसको बोलते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद आया? ये आपने 10th में पढ़ा था। अब उसी को लेते हुए हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको एजीपी बोलते हैं वो पढ़ना है, इनइक्वलिटीज पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एम जीएम, अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, हार्मोनिक मीन पढ़ना है, स्पेशल सीरीज पढ़ना है, वीएन मेथड पढ़ना है। इतनी सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। डरने वाली बात नहीं है, मैं टॉपिक बता रहा था, ऐसा नहीं डर गए और अब कैसे करेंगे। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इतना आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस से। भाई आपने नाम लिया कि सीक्वेंस एंड सीरीज, और आपने याद करो वो दिन जब आपने 10th में आपको एपी की डेफिनेशन लिखाई गई, a sequence is called in AP, a sequence is called in AP, ऐसा बोला होगा, sequence is called, a sequence is called, ऐसा बोला था। तो अगर ऐसा बोला था तो पहले हम ये तो समझे कि अरे सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, समझे? तो सीक्वेंस क्या होता है? an ordered collection with identified first term, second term and so on। क्या बोला मैंने? ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जिसमें हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार आलू बड़े रख लो, समोसे रख लो, भजिए रख लो, ऐसा नहीं। ऑर्डर मतलब कि जैसे मैंने एक नंबर लिया, एक सीरीज ली 1, 10, -29, 77, 31 एंड सो ऑन। ये एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये एक रियल नंबर है ना भाई। एक रियल नंबर का ऑर्डर है कि नहीं है? इसमें रियल नंबर है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे रियल नंबर है, तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन हो गया। अरे हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पहचान पा रहा हूं? हाँ। तो ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। और ये कौन सी है? ऐसे लिख देता रोमन में, ये कौन सी है? थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सीक्वेंस। आगे बात समझ में? A sequence, फिर रिपीट करो, an ordered collection with identified first term, second term, third term, fourth term and so on। ऐसा कलेक्शन, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कलेक्शन, ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म को पहचान सकें। एक कलेक्शन, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होना चाहिए। मैंने बताया ना, ऐसा नहीं आलू भजिए पकोड़े जूस, ऐसा कलेक्शन नहीं। या ऐसा नहीं कि एक में एबीसी रख दी, पहले ए रख दिया, बी रख दिया, फिर नंबर रख दिए, तो ये ऑर्डर्ड नहीं हुआ ना। इसमें अल्फाबेटिकल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, सारी वैल्यूज आ गई, तो ये ऑर्डर्ड नहीं कहलाएगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1, 10, -29, 77, 31 एंड सो ऑन। तो मुझे समझ में, हाँ ये ऑर्डर्ड है। क्यों है? क्योंकि ये रियल नंबर्स है। मतलब एक ऑर्डर्ड कलेक्शन को बता रहे हैं कि हाँ भैया ये रियल नंबर का कलेक्शन। तो रियल नंबर का कलेक्शन है, तो मैं बता पा रहा हूँ कि यार फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 10 है, फिर -29 है। क्लियरली बता पा रहा हूँ। इसे बोलते हैं बेटा सीक्वेंस। गेट इट? अब बात आती है सीरीज की। तो सीरीज क्या होता है? रिप्रेजेंट द सम ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होता है उसका अगर मैं सभी एलिमेंट का क्या कर दूं? सम कर दूं। जो सीक्वेंस होता है उसमें अगर मैं सभी एलिमेंट का क्या कर दूं? सम कर दूं, तो वो सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज। जैसे ये 1 + 10 + -29 + 77 + 31 एंड सो ऑन। तो देखो सभी नंबर के बीच में प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा? सीरीज हो गया। आगे बात समझ में? तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट का अगर हम क्या कर दें? सम कर दें, तो वो क्या कहलाता है बेटा? सीरीज कहलाता है।
Am I right? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, आपने बोला सीरीज एंड सीक्वेंस प्रोग्रेशन, अरे पहले बेस तो समझे कि सीरीज और सीक्वेंस होता क्या है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं और सीरीज किसे बोलते हैं। गेट इट माय पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एपी, है ना। आप क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या लिखेंगे, लिखे डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी, अब मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं लिखो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी सच दैट, यहां से जो मैं लिखा रहा हूं अंडरलाइन करना, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, such that the difference between two consecutive number is constant, and this constant is called common difference, and this constant is called common difference, and it is denoted by small d. It is denoted by small d. समझे आप। फिर डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, a sequence is said to be an AP, a sequence is said to be an AP such that the difference of two consecutive term, the difference of two consecutive term is constant, and this constant is called common difference. This constant is called common difference, and it is denoted by small d. समझ में आ गया बात, आई बात समझ में। हाँ, अब देखो एक चीज और बताता हूँ कि यार ये प्रोग्रेशन भी क्या होता है। हाँ, एक चीज और, ये नई चीज सीख लो कि यार आपने बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, है ना। ये मैंने इसलिए बाद में बताया कि आप एपी के डेफिनेशन से समझ पाएंगे। मैंने बोला प्रोग्रेशन, मैं सिर्फ प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, आपने हर जगह एडअप करा ना बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आपने बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको आपने जीपी बोला, फिर आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको आपने एचपी बोला। तो सब में प्रोग्रेशन बढ़ा रहा है। तो ये प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज अ रूल। ये क्या है, रूल है। रूल मतलब भैया इसने ये रूल दिया है, प्रोग्रेशन ने क्या करा है, एक डेफिनेट रूल दिया है कि अगर पहला एलिमेंट पहले के बाद अगर दूसरा एलिमेंट आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोग्रेशन ने एक रूल दिया है। क्या रूल दिया है कि अगर मैं किसी सीक्वेंस में पहला टर्म है तो पहले के बाद अगर दूसरा टर्म आएगा तो दूसरा टर्म किसी न किसी रूल को फॉलो करते हुए आएगा। ऐसा नहीं है कि पहला टर्म 1 है तो आपने आपकी इच्छा से 5 रख दिया, फिर 9 रख दिया, फिर 55 रख दिया, फिर 79 रख दिया। नहीं, अगर प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेशन ने बोला है कि अगर मैं प्रोग्रेशन हूं, अगर मैंने किसी चीज को एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूं, तो आपको हर एलिमेंट को एक रूल से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रूल बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, प्रोग्रेशन ने एक रूल दिया कि भैया आपका पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट और पहले एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि ये रूल हो गया कि अगर आप पहले एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट प्लेस करते हो तो दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो मान लो पहला 1 है तो दूसरे और पहले का डिफरेंस 2 होना चाहिए, मतलब अगला 3 होगा कि नहीं होगा, रूल दे दिया ना। इसके बाद का 5 होगा, इसके बाद का 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा एंड सो ऑन। देखो आप, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है कि यार पहले से दूसरे में 2 ऐड हो रहा है, यहां से फिर 2 ऐड, तो सब में 2 क्या होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 एंड सो ऑन। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और इसी डेफिनेट रूल को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्रेशन।
आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो प्रोग्रेशन ने एक रूल दिया है कि हर एलिमेंट को अगर आप प्लेस कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर रूल को होगा। तो इस एग्जांपल में मैंने रूल क्या डिफाइन करा कि हर एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो डिफरेंस भी देखो आप, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2। इसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। गेट इट माय पॉइंट? अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ने क्या बोला कि कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, अर्थमेटिक ने क्या बोला कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर किस में है, एपी में है, तो उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव, देखो मैंने क्लियर लिखा है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैंने क्या बोला, सच दैट द डिफरेंस, आप पहले प्रोग्रेशन लिख देता हूं, तो उसने क्या बोला, such that the difference of two consecutive number, the difference of two consecutive number are same, the difference of two consecutive number। शायद मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड ये मिस कर दिया है, देखो आप बच्चों शायद ये मिस कर दिया, मुझे ज्यादा ध्यान आ रहा है, मैंने नहीं लिखा है तो वापस लिख लेना, एक बार डेफिनेशन को देखना। A sequence is said to be an AP such that the difference of two consecutive number is same। ये वर्ड लिखा है कि नहीं, सेम? अगर नहीं लिखा है तो ऐड कर देना, वापस रिपीट कर रहा हूं। A sequence is said to be an AP such that the difference of two consecutive number is same is called common difference and it is denoted by small d। तो वहां जो वर्ड लिखा है ना, the difference of two consecutive number is same, ये वर्ड शायद लिखा ना भूल गया, आई थिंक मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, is same लिख लिया। अब आप देखो, तो उसने क्या बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बेटा एक के बाद है, ये वर्ड को ध्यान, इसलिए मैंने बोला है वहां से अंडरलाइन कर लेना, जहां से बोला ना सच दैट द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज सेम, वहां से पूरी लाइन को अंडरलाइन करना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट एक के बाद एक, तो जस्ट एक के बाद एक का मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, 4 - 2, ऐसे देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2, 6 - 4, इन दोनों का 2, कॉन्जिक्यूटिव है ना बेटा, एक के बाद एक, 2 2 एंड सो ऑन। तो देखो क्या ये पूरा डिफरेंस सेम है? कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम है, और इसे ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d इक्वल टू, बताया ना मैंने, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। कैसे निकालते हैं, इसमें निकालो 4 - 2 2, सेकंड 6 - 4, यहाँ 8 - 6, ऐसे निकालना, समझे आप? देखो हर दो, अब आप देखो कॉन्जिक्यूटिव 2 - 6 कितना हो जाएगा, 4, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं है ना। 6 - 8 कितना, 8 - 6 2, ये कॉन्जिक्यूटिव है? हाँ है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट इसके बाद, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 6 पर जब मार गया, इसीलिए मैंने कॉन्जिक्यूटिव लिखा है। गेट इट माय पॉइंट? तो देखो आप दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, और अगर सेम आ रहा है मतलब ये क्या है बेटा, एपी। तो एपी को पहचानने का तरीका क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, 4 8 12 15 19 एंड सो ऑन। मुझे चेक करना है कि ये एपी या नहीं है। तो एपी की पहचान क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है बेटा, इसमें से ये माइनस, तो कितना आएगा 4, इसमें से माइनस 4, इसमें से माइनस, गड़बड़ हो गई, खत्म हो जाके, इसमें से माइनस 4, यहाँ कर दो, सेम नहीं आ रहा ना बेटा, 4 4 बढ़ गया 3 आ गया, पूरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब ये एपी नहीं है और ये एपी। क्या आपको बात समझ में आ गई? एपी की पहचान समझ में आ गया। तो एपी की पहचान क्या होगी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। गेट इट माय पॉइंट? अब ये तो मैंने एपी को पहचानना बता दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, फिर इसके बाद में थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस निकालता जाओ। गेट इट? अब यहाँ देखिए दो एपी में, हाँ अगर डी पॉजिटिव है तो इसे बोलते हैं
इंक्रीजिंग एपी। देखो ना डी बढ़ रहा है ना बेटा, डी पॉजिटिव है, 2 2 2 2 बढ़ रहा मतलब डी पॉजिटिव है। देखो यहाँ डी क्या है, 2 पॉजिटिव है, तो एपी इंक्रीज करेगी। देखो 2 के बाद 4 टर्म बढ़ गई, 4 के बाद 6 उससे बड़ी, 6 के बाद 8 उससे बड़ी, 8 के बाद 10 उससे बड़ी, मतलब इंक्रीजिंग एपी होगी। अगर डी क्या है, लेस देन, तो ये होगा डिक्रीजिंग एपी। और अगर डी 0 है तो ये होगा कांस्टेंट। देखो डी 0 मतलब देखो जैसे 1 1 1 1 1 सो ऑन, इसका डी 0 है, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0 एंड सो ऑन। तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है क्या किसी एपी का डी 0 हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ एपी का डी 0 हो सकता है। एपी का डी 0 तभी होगा जब सारी टर्म एक जैसी होगी। जैसे देखो 8 8 8 8 कांस्टेंट एपी है ना, कांस्टेंट एपी मतलब देखो एक ही नंबर है 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8, इसे बोलते हैं कांस्टेंट एपी। तो कांस्टेंट एपी तभी आता है जब उसका डी 0 होता है। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेना अपनी कॉपी में कि किसी भी एपी का 0 डी भी 0 हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इफ एन एपी देन डी इक्वल टू 0 इज पॉसिबल और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, पॉसिबल। गेट इट माय पॉइंट। तो आपको एपी की बात समझ में आ गई। एपी कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं एपी, कॉन्जुगेटिव टर्म कैसे देखते हैं, समझ में आ गया। एक के बाद एक कितने टाइप की एपी होती है, 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। इंक्रीजिंग एपी मतलब जिसका डी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी अब तो आपको समझ में आती है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट। ओके, अब देखो आप आगे, अब मैंने मान लिया कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है ना, और कॉमन डिफरेंस, अब मैं इन शॉर्ट में सी डी लिखूंगा, ये कैपिटल स्मॉल डी है ना। तो अगर पहली टर्म ए है तो इन जनरल एपी कैसे बनती है, इंक्रीजिंग एपी, कि फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो जैसे बन गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। देखो आप जनरल एपी कैसे बन रही है, जनरल एपी है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, ये डी पर डिपेंड करता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस बी है, तो एपी कैसे बना रहा हूँ मैं कि फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म में डी ऐड करते जा रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही। देखो आप फर्स्ट टर्म ए, मैंने डी ऐड करा, तो सेकंड टर्म में क्या मिल गई, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या मिल गई, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 4d। फिफ्थ टर्म ए प्लस 5d एंड सो ऑन। अब मुझे निकालना है nth टर्म ऑफ एपी। ये आपने पढ़ रखा है सब, ये पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं tn या an भी लिखते हैं बेटा। जब आप जेई या किसी बुक में सॉल्व करोगे तो नोटेशंस का होता है, कहीं कहीं an लिखा होता है, कहीं कहीं tn लिखा होता है, पर हम जब सॉल्व करेंगे तो tn से सॉल्व करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, कैसे निकालते, लॉजिक समझो। आप देखो, अच्छा एक बार बताओ, इसको मैं a प्लस 0 इंटू डी लिख सकता हूँ ना। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे आई, जनरल टर्म कैसे आई वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हर टर्म में 2 टर्म ऐड हो रही है। जैसे सेकंड टर्म में भी 2 है a प्लस डी, थर्ड में भी 2 ऐसे ऐड हो रही है, फोर्थ में भी 2 ऐड हो रही है, फिफ्थ में भी 2 ऐड हो रही है। तो मैंने फर्स्ट में भी इसको a प्लस 0 इंटू डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 इंटू डी कितना होता है 0, और a प्लस 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने, समझो। मैंने ये देखा कि यार जब हर टर्म को देख रहा हूं तो प्लस के पहले, प्लस के जस्ट पहले देखो, प्लस के पहले यहाँ पर भी a है, सेकंड में भी a आ रहा है, थर्ड में भी a आ रहा है, फोर्थ में भी a आ रहा है, फिफ्थ में भी a आ रहा है, तो आगे भी सारी टर्म में a आएगा, तो nth में भी a आएगा और प्लस लगाएगा। ये सभी में सेम चल रहा है ना।
इसको बोलते हैं पैटर्न को देखना, हर नंबर के पैटर्न को देख रहा हूँ कि एक्चुअली सीक्वेंस आगे कैसे बढ़ रहा है। मेरी ध्यान से बात सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या देखा, सीक्वेंस को आगे जो बढ़ने का पैटर्न है वो देखा कि यार दोनों नंबर के बीच में प्लस है, ये प्लस के पहले वाली टर्म है, ये प्लस के बाद वाली टर्म है। मैं बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर दो नंबर है, दो नंबर के पेयर हैं और इनके बीच में प्लस है, तो ये इसके जस्ट पहले वाली टर्म है, ये इसके बाद वाली टर्म है। तो मैंने देखा कि हर टर्म में प्लस के पहले वाली टर्म ए है, तो nth में भी ए आएगा, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि यार पहली टर्म में 0 इंटू डी है, पहली टर्म में 0 इंटू डी है, मतलब पहली में एक कम हो गया, 0 इंटू डी हो गया। दूसरी टर्म में 1 इंटू डी है, टर्म दूसरी थी बट 1 इंटू डी है, फिर एक कम हुआ, समझना। फर्स्ट टर्म में 0 इंटू डी है, तो यहां से एक कम हुआ ना यहाँ। दूसरी टर्म में 2 इंटू डी है, सॉरी 1 इंटू डी है दूसरी, है ना, तो देखो यहाँ भी एक कम हुआ। थर्ड टर्म में 2 इंटू डी है, देखो यहाँ भी एक कम हुआ। तो यार मुझे एक बात समझ में आई कि प्लस के बाद वाली का पैटर्न बना रहा हूँ कि पहली टर्म में एक कम हुआ तो 0 इंटू डी हुआ, दूसरी में फिर एक कम हुआ तो 1 इंटू डी हुआ, तीसरी में फिर एक कम हुआ तो 2 इंटू डी हुआ, फोर्थ में फिर एक कम हुआ तो 3 इंटू डी हुआ, फिफ्थ में फिर एक कम हुआ तो 4 इंटू डी हुआ। तो n में क्या होगा, एक कम, मतलब इसको बोलते हैं द nth टर्म ऑफ एपी। ए से बनी है बेटा, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, डी होता है सीबी कॉमन डिफरेंस, एंड एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, समझा। और इस जनरल टर्म में सब कुछ छुपा होता, सारी टर्म छुपी होती है। इस जनरल टर्म में सारी टर्म छुपी होती है। सारी टर्म छुपी होने का मतलब देखो, इस टाइम n इक्वल टू 1 रखो, t1 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो एक पहली टर्म आ गई। इसमें n इक्वल टू 4 रखो, n इक्वल टू 4 रखा तो कितना आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3d, 1 2 3 4 ये। तो इस जनरल टर्म में सारी टर्म का समागम है, सारी टर्म छुपी हुई है, मतलब आप n की सर्टेन वैल्यूज डालते जाओ बेटा तो आपके पास ये सारी टर्म आ जाएगी। गेट इट, अगली बात समझ में। तो एपी की जनरल फॉर्मेशन क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ओके, ये कैसे बना है, फर्स्ट टर्म में आप d को ऐड करते जाओ, तो हर फर्स्ट टर्म में d को ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। देखो फर्स्ट टर्म था, इसमें d ऐड करा तो क्या होगा a प्लस डी, फिर इसमें d ऐड करो तो क्या होगा a प्लस 2d, फिर इसमें d ऐड करो तो क्या होगा a प्लस 3d, फिर इसमें d ऐड करो, एंड ऐसे चलते चलते यहाँ nth टर्म तक आ जाओगे, जो कि हमने निकाल ली, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे को मेरी बात समझ में। अब देखो, अब मैंने बोला, अब डायरेक्ट क्या डालो कि मैंने बोला t 100 टर्म, t 100 निकालना है, तो क्या लिखोगे a प्लस एक काम होता है ना यहाँ पर 99d, ये डायरेक्ट फटाफट लिखना सीखो। देखो t 100, n की जगह 100, तो ये n माइनस 1 है, तो t 99d। मैंने बोला कि मुझे 9th टर्म बताओ, तो क्या बोलोगे t9 इक्वल टू a प्लस 8d, ऐसा ही होगा। मैंने बोला कि आप मुझे 57th टर्म बताओ, तो क्या बोलोगे t57 इक्वल टू a प्लस 60, ऐसे, ये इसका आ गई बात समझ में, गेट इट। अब एक और बात ध्यान रखो, आपको कोई भी एपी की फॉर्मेशन करनी है, इतने इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अगर मुझे कोई भी एपी बनानी है तो मुझे उसकी फर्स्ट टर्म और डी की जरूरत रहेगी। मतलब जितने भी पैरामीटर क्वेश्चन में देके रखेंगे उसकी हेल्प से मैं ए और डी निकालूंगा। अगर मेरे पास ए और डी आ गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर मेरे पास ए और डी आ गया तो मैं दुनिया की कोई भी एपी बना सकता हूँ। मेरी बात समझे आप? गिवन क्वेश्चन से अगर आपको कोई एपी बनानी है, क्या बोला मैं, गिवन क्वेश्चन से कोई भी एपी बनानी है, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आप जितने भी क्वेश्चन में पैरामीटर वैल्यूज दे रखिए, आपको सिर्फ फोकस ये करना है
कि उन पैरामीटर उन वैल्यूज का यूज करके ए और डी निकालना है। अगर सोचो मेरे पास ए और डी आ गया तो क्या मैं पूरी एपी बना दूंगा? देखो आप, एक पूरी एपी में ए और डी है ना, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं पूरी की पूरी क्या बना सकता हूँ? एपी बना सकता हूँ। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसमें एक चीज और याद रखो, कभी कभी क्या होता है, ये लास्ट टर्म वो गिवन कर देता है यहाँ कि यार ये चलते 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 यहाँ कोई 99th लास्ट टर्म है, ऐसा कोई बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे 100 लास्ट टर्म गिवन हो गई है ना। तो इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर क्या है बेटा आपको लास्ट टर्म क्या है गिवन है, तो इस फॉर्मूले में चेंज आता है, या tn की जगह l रख दो, तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा? l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। आ गई मेरी बात समझ में? गेट इट? कब? जब लास्ट टर्म गिवन है। जैसे एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे लिखा है 1 2 3 अप टू 50, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? a इक्वल टू 1। d कैसे निकालते हैं? इन दोनों का डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, तो 2 माइनस 1 1। आगे भी चेक कर लो, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 1 1 1 आ रहा है, मतलब एपी है d इक्वल। और लास्ट टर्म कितनी है? 50। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है ना बेटा, और लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो 50 a बोले तो 1 और d बोले तो 1, तो कितना आ गया? 49 आ गया ना। 49 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 50 टर्म्स। n कितने आ गया बेटा? 50 टर्म्स। आ गई मेरी बात समझ में? तो अगर आपको कोई भी चीज निकालना, a निकालना, d निकालना, जैसे इसी क्वेश्चन में तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, तो आप इस tn के फॉर्मूले में tn की जगह क्या रख देंगे? l। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आज की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? गेट इट? सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन, जिसके अंदर हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी। ये बात समझ में आ गया? प्रोग्रेशन एक रूल होता है, एंड देन एपी। तो आज हमने क्या सीखा कि एपी क्या होती है, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये समझा। डी क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0, और nth टर्म का फॉर्मूला कैसे आया, आज हमने ये सीखा है। गेट इट? कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।